जय हिंद। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होगी, जिसमें आपको 10 से 15 नंबर कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, आज की यह क्लास बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको हिंदी विषय की काव्य खंड का 50 ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए और आज की यह क्लास में आपके 10 से 15 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। इस क्लास में वैसे 50 ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अति आवश्यक है। ठीक है, तो बिना देरी की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, आपकी पहला प्रश्न है कि करबक के कवि कौन है। ठीक है ना, काव्य खंड का पहला ही प्रश्न है कि करबक के कवि कौन है। तो करबक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऐसे ही बहुत ही मस्त मस्त और इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपको कराने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए क्लास के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी कि पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत, ठीक है ना, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है ना, और इसमें एक और प्रश्न है कि जो करबक है, करबक वह कहाँ से लिया गया है? करबक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से ही लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गया यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किस कवि के कवि है? सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, VVI MVVI प्रश्न है यह कि मलिक मोहम्मद जायसी किस कवि, कैसे कवि है? दुख के पीर के हैं, कृष्ण पीर के हैं, अष्टछाप पीर के हैं, या फिर प्रेम के पीर के हैं? तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, प्रेम की पीर के। मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम की पीर के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि जायसी ने रतन सिंह और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जो है या फिर जायसी, उन्होंने रतन सिंह की कहानी और पद्मावती की कहानी जो लिखे हैं, कैसे लिखे हैं? तो रक्त रूप लेई द्वारा। कैसे लिखे हैं? रक्त रूप लेई द्वारा। अपने गाढ़े आंसुओं से उसे भिगो कर लिखा है। कैसे? गाढ़े आंसुओं से उसको सींचा है। ठीक है ना, किसको? तो रतन सिंह पद्मावती की कथा को। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है? कौन प्रेम के पीर के कवि है? तो जायसी जी है। कौन है? जायसी जो है। यहाँ पे पूरा नाम उनका नहीं दिया है और आपके एग्जाम में भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है ना, तो उनको याद रखिएगा, जायसी के नाम से या फिर मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपकी कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? अर्थात प्रश्न यह कर रहा है कि जो जायसी जो है अपने आँख की तुलना किससे कर रहे हैं? कविता में जायसी ने अपने आँख की तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना, कि मेरा आँख बहुत ही क्या है जी, ऐसा, मेरा जो आँख ऐसा है जिसमें दुनिया के सारे रंग रूप देखा जा सकता है। और अपने आँख की तुलना किससे करते हैं? तो दर्पण से करते हैं। किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? यानी कि जायसी ने जो पद्मावत लिखा है रतन सिंह के ऊपर, ठीक है ना, और पद्मावती के ऊपर, उसको किस भाषा में लिखे हैं? किस भाषा में लिखे हैं? तो अवधी भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में? अवधी भाषा में। आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? ठीक है, किस परंपरा के कवि है? तो प्रेम परंपरा के। ठीक है ना, रामाख्यान काव्य परंपरा, प्रेम परंपरा के। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी, वह प्रेम मार्गी थे। किस मार्गी थे? कौन से मार्गी थे? तो प्रेम मार्गी। प्रेम की पीर को समझ सकते हैं। पीर मतलब होता है दर्द। क्या होता है? दर्द। तो ये प्रेम के बारे में ज़्यादातर लिखा करते थे। ठीक है ना, कि प्रेम क्या है, कैसा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि करबक कहाँ से लिया गया है? तो पहले ही बता देते हैं कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, यहाँ ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि करबक कहाँ से संकलित किया गया है? तो पद्मावत से ही संकलित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है? अर्थात कि कौन सी ऐसी काव्य है जिसको जायसी ने नहीं लिखा है? तो बता दें आपको कि चित्रलेखा जायसी नहीं लिखा है, अखरावट भी जायसी नहीं लिखा है, आखिरी कलाम भी जायसी नहीं लिखा है। अर्थात आपका उत्तर डी सही हो जाएगा, मृगावली जायसी द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, बने रहिए वीडियो पे अंत तक। आपके इस क्लास में 10 से 15 नंबर कंप्लीट पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके क्या कह रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? कि जो जायसी जो काव्य लिखते हैं वो किस रस पे लिखते हैं? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो काव्य लिखते हैं किस रस पे लिखते हैं? तो श्रृंगार रस पे। किस रस पे? श्रृंगार रस पे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? MVVI प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, बिहार बोर्ड 2024 के लिए
कि हिंदी साहित्य में सूर्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूरदास को ही, सूर्य के नाम से सूरदास को ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कृष्ण भक्ति के कवि कौन है, अर्थात कृष्ण के सबसे बड़े भक्त, ठीक है ना, कौन है, ऐसे कौन से कवि थे जो कृष्ण के भक्त थे, तो सूरदास। कौन थे, सूरदास कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, आपके ये हिस्ट्री में भी, इतिहास में प्रश्न पूछता है कि सूरदास किसके भक्त थे, तो किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है, अर्थात कि सूरदास इसमें से किसको लिखे हैं, तो सूरसागर। ठीक है ना, सूरदास सूरसागर के रचयिता है। किसके रचयिता है, सूरसागर के। पुत्र वियोग किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है ना, अगला आपकी प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास किस भाषा में जो अपना काव्य लिखते थे वह किस भाषा में लिखते थे, तो सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे। ठीक है ना, ये किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। और जो जायसी जी किस भाषा के थे, तो अवधी भाषा के थे। ठीक है, और सूरदास ब्रज भाषा के। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि राम भति गो खड़ी कनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, ऐसा कौन सी कविता है जिससे यह पंक्ति लिया गया है, तो सूरदास के पद से। ठीक है ना, आपको बताए थे मैंने पिछले क्लास में कि आपके इस काव्य में 2 तरह के पद है। ठीक है ना, 2 पद है, एक 3 पाठ है, दूसरा 2 पाठ है। ठीक है ना, दोनों पाठ क्या है, पद ही हैं। तो एक जो है कृष्ण पर है, एक जो है राम पर है। तो जो पहला पद है कृष्ण भक्ति वह सूरदास के द्वारा रचित है और इसी से क्या लिया गया है, जब जो पंक्ति है वह लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। ठीक है ना, अर्थात कि सत्संग में किसको ज़्यादा रुचि आ रही थी, कौन से कवि थे जिनको ज़्यादा रुचि थी, तो सूरदास को। ठीक है ना, सूरदास जी को सत्संग में बहुत ही ज़्यादा क्या थी, रुचि थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। किनकी रचना है, सूरदास की रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सूरसागर किनकी रचना है, सूरसागर, तो सूरसागर भी सूरदास की रचना है। इससे पहले भी प्रश्न पूछे थे कि सूरदास किनकी रचना, सूरदास की रचना कौन सी है, तो सूरदास। ठीक है, सूरसागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, अर्थात आपके जो किताब जो दिया गया है काव्यखंड में, उसमें 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में जो 13 लेखक है उनमें से कौन से ऐसे जो लेखक है जो कृष्ण भगवान को ज़्यादातर पूजते थे। ठीक है ना, तो सूरदास जी। ठीक है ना, सूरदास कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अगला प्रश्न है कि सूरसागर संकलित पदों में कौन सा रस है, सूरसागर संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है। कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है। ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछता है यह प्रश्न कि सूरदास द्वारा रचित पद में किस रस की गणना की गई है, तो वात्सल्य रस की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, सूरदास के दीक्षा गुरु, तो वल्लभाचार्य। कौन थे, वल्लभाचार्य थे। ठीक है ना, सूरदास के वल्लभाचार्य थे। और तुलसीदास के कौन थे, तो तुलसीदास के नरहरिदास थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था, मतलब प्रियतम मतलब अपना प्रिय व्यक्ति। ठीक है ना, या फिर पति भी कहिए, तो भगवान श्री कृष्ण को मीरा जो थी पति मानते थे। ठीक है ना, अपना पति मानते थे। किसको, भगवान श्री कृष्ण को। कौन, तो मीरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर की किसकी रचना श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है, तो जो सूरसागर है। ठीक है ना, सूरसागर की रचना किसके ऊपर की गई है, तो श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, सूरदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सूरसारावली भी है, और सतगई जो है यह सूरदास की रचना नहीं है। तो आपका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास। ठीक है ना, देखिए ये सारे प्रश्न है। ठीक है ना, सारे जो प्रश्न है वह चैप्टर वाइज चैप्टर है। ठीक है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, 50 ऐसे या प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर दिला ही देंगे। पक्का है कि 10 नंबर इस क्लास से आपका कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, यहाँ से आपके 10 नंबर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। क्या नाम था, राम बोला। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि तुलसीदास किस काल के कवि है। ठीक है ना, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि है। अगर आपने इससे पहले का जो ट्रिक वाला क्लास किए होंगे, काव्य खंड का जो ट्रिक है, उसमें हमने बताया था कि जो पहले 4 लेखक है। ठीक है ना, कुल कितने लेखक है आपके
बुक में 13, ठीक है ना, 13 लेखक है काव्य खंड में, 13 चैप्टर है तो 13 लेखक भी है ना। तो उसमें जो चार लेखक थे पहले, जैसे कि जायसी जो हो गए, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास, और उसके बाद कौन थे, नाभादास। ये चारों भक्ति काल के थे। और एक उसमें मात्र 13 चैप्टर में एक ऐसे कवि थे जो रीति काल के थे, वो थे कौन, तो भूषण जी। भूषण रीति काल के थे। और बाकी जो बचे वो किस काल के थे, तो आधुनिक काल के हैं, ठीक है। तो तुलसीदास किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए अगला है कि कवितावली की रचना किसने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवितावली की रचना किसने की है, तो तुलसीदास ने की है। किसने की है, तुलसीदास ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि रामचरितमानस, ठीक है ना, रामचरितमानस किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर जगह पूछे जाते हैं, एग्जाम में ही नहीं बल्कि कहीं भी पूछ लिया जाता है यह प्रश्न कि रामचरितमानस की रचना किसने किया है, ठीक है। तो रामचरितमानस की रचना किसने किया है, तुलसीदास ने। किसने किया, तुलसीदास ने। और किस भाषा में किया, तो अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है, अभी बताया है ना, अवधी भाषा में, ठीक है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है, तो रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो इससे पहले बता देते कौन थे, नरहरिदास। कौन थे, नरहरिदास। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभादास की कौन सी रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो नाभादास की है। तो ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, आपसे याद कराए हैं ट्रिक के माध्यम से कि जो नाभादास है छपाई के लेखक है, यानी कि कोई भी जब चीज़ छपता है तो नया छपता है, अर्थात नया से हो गया है नाभादास, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक हमारे ट्रिक के वीडियो को नहीं देखा है, ट्रिक वाला क्लास नहीं किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, उस क्लास को भी कीजिए, वहाँ से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप उस क्लास को करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको हलवा लग रहा होगा, ठीक है ना, कि किसकी रचना किसने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि बीजक के रचयिता कौन है, ठीक है ना। बीजक के रचयिता कौन है, बीजक ये क्या है, पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक। और उस पुस्तक की रचना किसने किया है, तो उस पुस्तक की रचना कबीरदास ने किया है। किसने किया है, कबीरदास ने। यह आपके हिस्ट्री के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो कबीरदास के संग्रहित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभादास के शिष्य कौन थे, नाभादास के शिष्य कौन थे, ठीक है। तो नाभादास किसके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास के। किसके शिष्य थे, अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है। और सूरदास किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के, ठीक है ना, वल्लभाचार्य के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भक्तमाला के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भक्तमाला जो है उसके रचयिता कौन है। तो आपको बता दूं भक्तमाला के रचयिता जो है, ऑप्शन यहाँ पे, हाँ ठीक है, नाभादास। कौन है जी, नाभादास। चलिए अगला प्रश्न कि छपाई के रचयिता किसने, कौन है, तो नाभादास। जो छपाई है कितने पंक्तियों का छंद है, तो आपसे बताते कि छपाई 6 पंक्तियों का समूह होता है, ठीक है ना। इसमें केवल मात्र 6 पंक्तियाँ होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभादास किस धारा के कवि हैं। कौन से धारा के कवि है, तो राम भक्त धारा के। किस धारा के कवि है, राम भक्त, साधु गुणों वाला, ठीक है ना, सही गुण वाला राम भक्त। चलिए अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस। कौन रस, वीर रस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि थे, ठीक है ना। भूषण आपसे पहले बता दिए हैं कि भूषण किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। किस काल के, रीति काल के। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं कि शिवाजी का पुत्र कौन था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो साहू जी, ठीक है ना। शिवाजी के बारे में तो आप लोग तो भली भांति ही जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए तो शिवाजी के पुत्र कौन थे, साहू जी थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि शिवा बावनी, ठीक है ना, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, कितने मुक्तक है, तो 52। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दस्तक किसकी कृत है। छत्रसाल दस्तक मतलब किसने लिखा है, तो भूषण जी ने लिखा है। किसने लिखा है, भूषण। अगला प्रश्न क्या है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, ठीक है ना। चिंतामणि जो त्रिपाठी जी थे और भूषण के क्या लगते थे, तो भाई लगते थे। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शिवराज भूषण कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का क्या हुआ है, निरूपण, तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ के अनुसार बताना है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सबके हित के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन पाठ के अनुसार कौन है, तो कबीरदास जी हैं जो सबके हित के लिए बात कहते हैं, ठीक है ना। कबीर की आप लोग दोहा पढ़िएगा, वह किसी धर्म को भी नहीं मानते थे, ना हिंदू ना मुस्लिम, ठीक है ना। सारे धर्म की अवहेलना करते थे, किसी धर्म को अपना धर्म नहीं मानते थे, कोई धर्म को स्वीकार नहीं करते थे, बस सत्य के राह पर चलते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हनुमान बाहुक, ठीक है ना, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है।
तो 44 छंदों की है। कितने छंद उसमें है जी? 44 छंद हैं। और 44 में कितने छंद हैं जी? 44 में कितने पंक्तियों का है 44? तो 40। 44 मतलब कि 40। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। यह कविता पढ़िएगा तो आपके अंदर इतना जोश आता है भूषण की ये जो कविता है कि पूछिए मत। ठीक है ना, बहुत ही जोशीला कविता है, इसीलिए इनको वीर, ठीक है ना, वीर रस के कवि कहा गया है। किनको? तो भूषण जी को। तो प्रश्न भी बढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। ठीक है ना, तो रौद्र रूप। कौन सा रूप? और रौद्र रूप, भयंकर रूप नहीं होगा, रौद्र रूप होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भूषण के प्रिय नायक कौन है। ठीक है ना, प्रिय नायक कौन थे? तो कविता में किसके ऊपर कविता लिखे हैं जी भूषण जी? छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल के। ठीक है ना, छत्रसाल की तलवार की बखान करते हैं, शिवाजी की वीरता की बखान करते हैं। किसमें? तो भूषण जी अपने इस कविता में। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए और हमको आशा नहीं पूरा उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से पूरा देखा होगा। ठीक है ना, और आपके 10 नंबर भी यहाँ से कंप्लीट हो ही गए होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मात्र आपके पास 2 माह का ही समय है। 2 माह में ही ऐसा रिजल्ट लाना है कि आपके माँ बाप क्या हो, गर्वित हो, आप भी गर्वित हो, आपके माँ बाप का नाम ऊंचा हो और आप सीना चौड़ा करके रास्ते पे कहीं भी चल सके। ठीक है ना, और बिहार का नाम ऊंचा करें। तो मन लगा कर पढ़ते रहिए, दिल थाम के आराम से पढ़ते रहिए। हम भी आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है ना, और आपको ऐसे ऐसे प्रश्न ला कर देंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।